ए कविता, ये क्या? आज तूने फिर मेरे घर के आगे कूड़ा फेंक दिया? हाँ तो घर के बाहर ही फेंका है ना, कौन सा तेरे घर के अंदर फेंका है जो इतना चिल्ला रही है? अरे एक बार फेंक कर तो देख, मेरे घर के अंदर कूड़ा, तेरे हाथ ना तोड़ दूंगी मैं। देख रानी, तेरा ज्यादा हो रहा है, तमीज में रह, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। नहीं कविता, एक मोहल्ले में दो मुंह जैसी औरतें अच्छा नहीं लगेंगी। रघु की बात सुनकर रानी जोर जोर से हंसने लगी। अरे आप मेरी साइड हो या इसके? अरे गुस्सा क्यों होती हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन तुम लड़ क्यों रही हो? मैंने सामने वाली सड़क पर कूड़ा फेंका तो ये रानी मुझसे लड़ने आ गई। अरे भाई साहब, हवा चलने पर सारा कूड़ा मेरे घर में आ गया। अब आप ही बताइए, इसको ना बोलूं तो किसको बोलूं? हाँ तो सड़क तेरे बाप की है क्या जो वो कूड़ा ना फेंकूं? कविता के इतना बोलते ही रानी को गुस्सा आ जाता है और वो कविता के ऊपर टूट पड़ती है। अरे अरे ये तुम दोनों क्या कर रही हो? रुक जाओ, अरे रुक जाओ। कविता, आज तो तुझे छोड़ रही हूँ चुड़ैल, लेकिन अगली बार मेरे सामने मत आ जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं डायन। इतना बोलकर रानी वहाँ से चली जाती है और कविता घर के अंदर आ जाती है। अगले दिन कविता कुएं पर पानी भरने जाती है। अरे जल्दी जल्दी पानी भर लो, वो लड़ाकू कविता कभी भी आती होगी, क्या फायदा फिर किसी से लड़ने लग जाए। रानी की ये बात कविता सुन लेती है। रानी, लगता है तुझे कल का सबक याद नहीं है। अरे कविता, रानी सही तो बोल रही है, तुम सबसे लड़ती ही तो रहती हो। सुन लिया कविता, तुझे सारा गांव जानता है कि तू कितनी लड़ाकू है। कविता को रानी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सभी औरतों को रानी की तरफ देख कविता गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लाओ भाग्यवान, पानी लाओ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। रघु जैसे ही खाली मटका देखता है तो चौंक जाता है। अरे ये क्या भाग्यवान, तुम पानी नहीं लाई? फिर कविता रघु को सारी बात बताती है। ए जी सुनिए, ये रोज रोज की चिक चिक से ना मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, मुझे ना रहना अब यहाँ। लेकिन कविता, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास इस घर के अलावा और कोई घर भी तो नहीं है। कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अब हम इस घर में बिल्कुल न रहेंगे। गलती तो तुम्हारी ही है कविता, तुम क्यों उन लोगों के मुँह लगती हो? अब आप भी मुझे सुनाने लगे, मैं कुछ नहीं जानती। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आज ये गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। ठीक है कविता, अगर तुम्हें शहर जाना उचित लगता है तो हम आज ही ये गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। फिर वो दोनों अपना सारा सामान बांधकर शहर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद कविता रघु से कहती है, ए जी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, आप जल्दी पीने के लिए पानी का इंतजाम कीजिए ना, नहीं तो आज प्यास के कारण मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ठीक है कविता, तुम इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए कहीं से पीने के लिए पानी का इंतजाम करता हूँ। ठीक है जी, जल्दी आइएगा, मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है। फिर रघु कविता को एक पेड़ की छांव में बैठाकर उसके लिए पानी लेने चला जाता है। 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन रघु पानी लेकर वापस नहीं आता। अरे ये अभी तक पानी लेकर क्यों नहीं आए? मेरा तो प्यास के मारे दम घुटा जा रहा है। अरे ये रहा पानी, मैं जल्दी से इस मटके में पानी भर लेता हूँ, कविता मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर रघु पानी से भरे उस मटके को लेकर कविता के पास पहुँचता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कविता आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। रघु ने पानी लाने में बहुत देर कर दी और कविता ने प्यास के मारे अपने प्राण त्याग दिए। हे भगवान, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन आरंभ करने शहर जा रहा था, लेकिन तूने उसके प्राण हर लिए। कृपा करके मेरी पत्नी के प्राण लौटा दे भगवान, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। रघु की प्रार्थना सुनकर भगवान की आकाशवाणी हुई और आसमान में से एक आवाज आने लगी। रघु मेरे पुत्र, तू एक ना एक दिन इस दुनिया से सभी को जाना है। तेरी पत्नी की आयु समाप्त हो चुकी है। हे भगवान, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, कृपा करके इसके प्राण लौटा दीजिए। मैं अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी पत्नी के प्राण नहीं लौटा सकता, लेकिन अगर तुम अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को देना स्वीकार करो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। ठीक है भगवान, मैं अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार हूँ। फिर रघु अपनी पत्नी को अपने आधे प्राण दे देता है और उसकी पत्नी जीवित हो जाती है और भगवान की आकाशवाणी भी गायब हो जाती है। ए जी, आप पानी ले आए, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, अब जल्दी से मुझे पानी दे दीजिए। हाँ कविता,
मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया, ये पानी पी लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। कविता ने पानी पिया और फिर से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। फिर रघु अपनी पत्नी से बोला, कविता, हमने आधा रास्ता तय कर लिया है, तुम यहीं कुएं के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है जी, आप जाइए, मैं यहीं आपका कुएं के पास इंतजार करती हूँ, और हाँ, जल्दी आइएगा। फिर कविता कुएं के पास बैठ जाती है और रघु कविता के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करने चला जाता है। आप कौन हो और यहाँ कुएं के पास क्यों बैठी हो? क्या आप किसी का इंतजार कर रही हो? मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, वो मेरे लिए खाना लेने गए हैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मैं आपको पेट भरकर खाना खिलाऊंगा और आपको रानी बनाकर रखूंगा। कविता प्रेम की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उससे प्यार कर बैठती है। लेकिन अगर मेरे पति ने मुझे आपके साथ देख लिया तो आफत हो जाएगी। जब तुम्हारा पति यहाँ पर आएगा, हम दोनों मिलकर उसको कुएं में धकेल देंगे और एक हंसी खुशी जीवन बिताएंगे। प्रेम और कविता आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ रघु आ जाता है। ये लो कविता, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया, लेकिन तुम्हारे साथ ये व्यक्ति कौन है? जी, ये व्यक्ति यहीं से जा रहे थे, मुझे कुएं के पास बैठा देख मेरे पास आ गए। खैर ये सब छोड़िए ना, क्या आप मेरे लिए खाना ले आए? हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया। अब तुम जल्दी से ये सारा खाना खा लो, हमें अभी और भी सफर तय करना है। और तभी कविता नाटक करते हुए रघु से बोली, ए जी, लगता है कुएं में से कुछ आवाजें आ रही हैं। लेकिन मुझे तो कुछ भी आवाजें नहीं आ रही हैं। लगता है ये तुम्हारा भ्रम है कविता। नहीं जी, ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। आप कुएं में झांक कर देखिए ना, लगता है इस कुएं के अंदर कोई है। ठीक है कविता, अगर तुम कहती हो तो मैं इस कुएं के अंदर झांक कर देखता हूँ। फिर रघु कुएं में झांकने लगता है और मौका देखकर कविता और प्रेम रघु को उस कुएं में धकेल देते हैं। अरे कोई बचाओ, अरे मुझे इस कुएं से निकालो, कोई तो बचाओ। कविता, अब इस रघु को कुएं में से कोई नहीं बचा सकता। ये कुआं काफी गहरा है, अब तक तो इसको सांप बिच्छू मारकर खा गए होंगे। फिर कुछ देर बाद रघु की कुएं से आवाजें आनी बंद हो जाती हैं और उन दोनों को ऐसा लगता है कि रघु मर चुका है। लगता है ये मर गया, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और फिर दोनों आगे बढ़ गए। प्रेम और कविता रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गांव का सरपंच आ जाता है। अरे प्रेम, तुम्हारे साथ ये स्त्री कौन है? क्या तुमने शादी कर ली? हाँ सरपंच जी, मैंने शादी कर ली और ये मेरी पत्नी कविता है। ठीक है भाई, नई शादी की बधाई हो। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे अब और भी काम है। ये कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है और प्रेम और कविता भी अपने घर आ जाते हैं। कविता, अब तुम्हें यहाँ कोई तंग नहीं करेगा, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। ठीक है जी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर दीजिए। ठीक है कविता, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। फिर प्रेम कविता के लिए खाना लेने चला जाता है और इधर रघु कुएं में से मदद की पुकार लगा रहा था। अरे कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, अरे कोई बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, अरे कोई बचाओ। रघु की आवाज सुनकर कुछ लोग कुएं के पास आते हैं और रघु को कुएं से बाहर निकालते हैं। फिर रघु उस व्यक्ति से कहता है, मुझे कुएं से बाहर निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन तुम इस कुएं में कैसे गिर गए? वो तो धन्यवाद है भगवान का कि तुम इस कुएं से बच गए, क्योंकि इस कुएं में सांप बिच्छू रहते हैं। फिर रघु उन लोगों को प्रेम और कविता की सारी बातें बताने लगता है। ओह, अच्छा तो ये बात है। क्या नाम बताया तुमने अपनी पत्नी का? जरा फिर से कहना। मेरी पत्नी का नाम कविता है भाई, और वो बहुत ही धोखेबाज निकली। अगर वो मुझे मिल गई ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई, तुम बस ये समझो कि तुम्हारी पत्नी तुमको मिल गई। लेकिन वो कैसे भैया? क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? वो कहाँ रहती है? हाँ भाई, हमारे गांव में एक प्रेम नाम का व्यक्ति रहता है और उसने अभी अभी शादी की है और उसकी पत्नी का नाम भी कविता है। हो ना हो वो तुम्हारी पत्नी कविता ही है। भाई, क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो दोनों कहाँ रहते हैं? गांव में एक मंदिर के पास उन दोनों का घर है, वो दोनों वहीं पर रहते हैं।
मुझे ये सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें जल्दी ही इंसाफ मिल जाए। फिर रघु प्रेम और कविता को ढूंढने उस गांव के अंदर चला जाता है। अरे भाई, क्या आपने प्रेम और कविता नाम के दो पति पत्नी को देखा है जिन्होंने अभी अभी शादी की है? अरे नहीं नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। मैं इस गांव में नया नया आया हूँ, तुम किसी और से पूछ लो। फिर रघु कई लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन उसे प्रेम और कविता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती और थक हार कर रघु एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे क्या हुआ भाई, तुम बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मेरा नाम रघु है और मैं अपनी पत्नी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का, और वो तुमसे कैसे अलग हो गई? मेरी पत्नी का नाम कविता है और उसने मुझे एक प्रेम नामक व्यक्ति की बातों में आकर मुझे कुएं में धकेल दिया था। वो तो धन्यवाद है इस गांव के व्यक्तियों का जिन्होंने मुझे उस कुएं से बाहर निकाला। प्रेम और कविता, ये नाम तो मैंने सुना है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। सरपंच जी, दिमाग पर जोर लगाइए और सोचिए ये नाम आपने कहाँ सुना है। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, इसलिए याद नहीं आ रहा। सरपंच जी सोचिए, उन दोनों को ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। फिर सरपंच कुछ देर सोचता है और उसको वो नाम याद आ जाता है। अरे हाँ, याद आ गया। प्रेम और कविता नाम के दो पति पत्नी ने अभी अभी शादी की है भैया। कहीं उसकी पत्नी तो तुम्हारी पत्नी नहीं है? हाँ सरपंच जी, वही मेरी पत्नी है। क्या आप मुझे उन दोनों के पास ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, मैं अभी तुमको उनके पास ले चलता हूँ। फिर सरपंच रघु को प्रेम और कविता के घर ले जाता है। अरे ओ प्रेम के बच्चे, बाहर निकल। सरपंच की आवाज सुनकर प्रेम घर के बाहर आता है और रघु को सामने देख वो थोड़ा डर जाता है। अरे क्या हुआ सरपंच जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या बात है? मुझे खबर मिली है कि जिस लड़की से तुमने शादी की है वो इस रघु की पत्नी है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। शायद इसको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है प्रेम। सरपंच जी, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। इसी ने मुझे कुएं में धकेला था। नहीं सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है। मैं भला इसको कुएं में क्यों धकेलूंगा? आखिर मेरी इससे क्या दुश्मनी? झूठ मत बोल प्रेम। तूने और कविता ने मुझे कुएं में धकेला था। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे रुको रुको, हम कविता से ही पूछ लेते हैं। प्रेम, तुम कविता को बाहर बुलाओ। फिर प्रेम कविता को बाहर बुलाता है और सरपंच जी उससे कहते हैं, अरे कविता, क्या तुम इस रघु को जानती हो? क्या ये तुम्हारा पति है? नहीं सरपंच जी, मैं इनको नहीं जानती। झूठ मत बोल पागल औरत, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है। अरे भगवान से तो डर मूर्ख औरत। जब तेरे प्यास के मारे तेरे प्राण निकल गए थे, तब मैंने ही तुझे अपने आधे प्राण दान दिए थे। रघु की ये बात सुनकर कविता डर जाती है और रघु से कहती है, अगर ऐसा है तो जो कुछ भी मैंने आपसे लिया है वो सब मैं आपको वापस करने का वचन देती हूँ। इतना कहते ही कविता नीचे गिर पड़ती है और वो भगवान को प्यारी हो जाती है। ये देख सभी हैरान हो गए और प्रेम के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ए भगवान, ये क्या हो गया? अब ये सरपंच मुझे छोड़ेगा नहीं। प्रेम, तूने हमसे झूठ बोला और रघु को कुएं में धकेलने के आरोप में मैं तुझे कारावास में बंद करता हूँ रे। कविता, अगर तुम मुझसे झूठ न बोलती तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। चुप हो जाओ रघु, अब होने को कौन टाल सकता है? अब जो हुआ सो हुआ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा।